हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन ये 4 नंबर वाले हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले के जो 2 नंबर और 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे, उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में जितने भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले के फ्रेंड्स, हम मॉडल पेपर और सेट 1 को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें से आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो लेकिन इसमें फ्रेंड्स हम 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, चाहे आप देखिए जो क्वेश्चन आपको इसमें से एक ना आता हो उसको छोड़ दीजिए और 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। का नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा लेंथी जाएगा। तो क्या हुआ, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये 4 अंक का आपका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन 3x² - x - 4 इक्वल टू यहाँ पर 0। ये हो गया। अब देखिए, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 4 3 12 होगा। तो यहाँ पर भी ये उतना ही होगा, 3x² - 4x + 3x -4 इक्वल टू यहाँ पर 0। ये इतना आ चुका है। देखिए x को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3x - 4। ये हो गया। अब यहाँ पर भी लिखेंगे 3x - 4। क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, दोनों ब्रैकेट में जितने भी ये संख्या लिखी होंगी, ये आपका सेम रहता है। तो यहाँ पर 3x - 4 इसमें दिया गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, +1 लिख देंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x +1 और यहाँ पर लिखेंगे 3x - 4 इक्वल टू 0। अगर देखें तो यहाँ पर x बराबर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर देखें तो x बराबर, इसको 75 करेंगे तो 4 प्लस में हो जाएगा, और ये बट्टे में जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x के 2 मान आ चुके हैं। तो एक को हम क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू -1, और एक को हम बीटा मान लेते हैं। बीटा क्या है, 4/3 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, हमें शून्याङ्कों के गुणांकों तथा यहाँ पर हमें क्या करना है, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर देखिए, अल्फ़ा ये है और बीटा ये दिया गया है। तो यहाँ पर आप पढ़े होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। तो अगर हम LHS इसको मान लें, तो अल्फ़ा कितना है, यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर +4/3 ये हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे LHS। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर -3 + 4 बटे में 3। तो यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/3। ये इतना आ गया। अब इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे RHS इक्वल टू यहाँ पर माइनस बी क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर आप ऐसे कंपेयर करेंगे, 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। इसको ax² + bx + c से अगर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 3 मिलेगा, और b इक्वल टू -1, और c इक्वल टू यहाँ पर -4 मिल जाएगा। ये इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -4। तो यहाँ पर क्या है, b है। तो b में कितना है, 1 है, मतलब कि -1, तो -1 लिख लीजिए। और यहाँ पर a कितना है, 3 है। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, LHS इक्वल टू RHS है। इसी तरह हम गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ये क्या है, यहाँ पर ये योगफल दिया गया था, अब हम गुणनफल चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है, C/A। तो चलिए चेक करते हैं। LHS इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे, क्या है यहाँ पर, अल्फ़ा इसमें जो दिया गया है -1, और बीटा कितना दिया गया है यहाँ पर 4/3।
तो 4/3 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आएगा कितना, तो ये इससे गुणा हो जाएगा तो -4/3 ये इतना आ गया। अब यहाँ पर RHS चेक करते हैं। C यहाँ पर कितना है, अभी हम लिखे थे -4 और यहाँ पर एक कितना है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर देखिए -4/3 LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पर जैसे ही आपने इतना लिखा, आपको लिख देना है इसे प्रूव्ड। ये हो गया, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, इसमें निम्नलिखित, एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें दिया गया निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि ये दिया गया है, तो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इसको नोट करते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम नोट कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको यहाँ पर हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम 10 से गुणा कर देंगे। क्यों गुणा करेंगे, इस पॉइंट को हमें हटाना है, तो इसलिए यहाँ पर हम 10 से गुणा करेंगे। जैसे आप नहीं भी हटाते हैं, सॉल्व करते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा ईजी बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर 10 से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पर 13 हो जाएगा। 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 13 हो जाएगा पूरा। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4x माइनस 5y इक्वल टू यहाँ पर -7 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर ये आया है समीकरण, इसको हम 3 मान लेते हैं और यहाँ पर इसको हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर प्लस माइनस है। तो इसमें हम क्या करेंगे ये समझिए। देखिए यहाँ पर इसको 15 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे 3, तो सब में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा और यहाँ पर 15y इक्वल टू यहाँ पर 13×5 = 65 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4×3 = 12x माइनस 5×3 = 15y इक्वल टू यहाँ पर 70×21 ये हो जाएगा। ये इतना दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 22x इक्वल टू यहाँ पर 5 में से 1 गया 4 और 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो 2, यक्स बराबर कितना आया, 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए यक्स का मान यहाँ पर 2 आया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मान को पुट कर देते हैं। तो यक्स का मान लिखेंगे, यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3, 4 आप किसी में भी रख सकते हैं, 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो यहाँ पर पहले इसको नोट कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2, तो इसमें 2 रखते हैं तो 2 × 2 प्लस 3 × y इक्वल टू यहाँ पर 13 ये आ गया। अब यहाँ पर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पर 13 हो गया। अब देखिए इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3y इक्वल टू 9, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, इससे ये कैंसिल, तो y इक्वल टू यहाँ पर कितना आया, 3 आया। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर कितना आया है, 2 आया है और यहाँ पर y इक्वल टू कितना आया, 3 आया। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये ग नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर इसको आपको ध्यान देना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या सिद्ध करना है ये समझिए। हमें सिद्ध करना है कि जो बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं वो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो चलिए इसको हम पहले यहाँ पर फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसको हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका ग नंबर क्वेश्चन है।
तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर एक बाह्य बिंदु लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद इसको हम इससे मिलाएंगे। ये पूरा यहाँ पर टच है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब देखिए इसमें हम नेम दे देते हैं, ये ओ हो गया, ये इतना हो गया। यहाँ पर ये समकोण होता है। तो देखिए ये ओ ए बी सी, ये इतना हो गया। इसको हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देते हैं। ये इतना आपका बन चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे लिखना है। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर बी सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए हम रचना क्या की है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ओ केंद्र का एक वृत्त है। लिखेंगे ओ केंद्र का एक वृत्त है, वृत्त है, ये हो गया। तो यहाँ पर रचना में लिखेंगे, रचना क्या किए हैं, ओ बी को मिलाया, ओ बी को मिलाया, ये हो गया। अब उपपत्ति हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जब हम रचना करते हैं उसमें हमें उपपत्ति मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ओ ए बी मिलेगा, त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी बी मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी बी को हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्वांगसम दिखाना है। तो सर्वांगसम दिखाने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो समकोण दिया गया है इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये समकोण हम दिखा रहे हैं। तो क्यों दिखा रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये आपकी प्रमेय है। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है, यहाँ पर आप ऐसे लिख लेंगे, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने इसको इतना लिख दिया है, अब वो क्या करना है, लिखना है त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी बी में, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या दिखाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ सी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, तो आपको लिख देना है यहाँ पर त्रिज्या है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल दिखा देंगे। लिखेंगे ओ ए बी इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ओ सी बी। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ओ ए बी, यहाँ पर ओ सी बी क्या है, क्यों बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण। ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो तो हम दिखा दिए, एक किसको हम दिखाना है, तो यहाँ पर ओ बी दिखा दीजिए। क्या है, ये ओ बी रेखा, इस त्रिभुज में भी ओ बी है और ये वाले त्रिभुज में भी ओ बी रेखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ बी बराबर ओ बी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं ओ बी यहाँ भी है, ओ बी यहाँ भी है, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ पर आप दिखा चुके हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ सी बी, ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही ये सर्वांगसम हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी पी सी टी, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः एक ही बिंदु से एक ही बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा
पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पर आपको ऐसे इस टाइप से यहाँ पर लिख देना है ऐसे। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। लास्ट में आपको क्या करना है, लिख देना है प्रूव्ड। ठीक है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये चौथा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी के। तो हमें सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर सी बी इक्वल टू यहाँ सॉरी फ्रेंड सी बी यहाँ पर सी ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर सी बी क्रॉस सी डी है। तो यहाँ पर ये इतना हमें इसको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको हमें सिद्ध कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसको पढ़िए। यहाँ पर दिया गया है एक त्रिभुज ए बी सी। तो पहले आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है ए बी सी। उसके बाद आगे पढ़िए। कह रहा है कि भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है इस प्रकार है कि एडीसी बराबर है एंगल बीएसी के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज एबीसी को हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम एबीसी एक बना लेते हैं त्रिभुज। ये ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, इतना हम बना लिए। अब कह रहा है बीसी पर एक बिंदु क्या है, डी है। ठीक है, यहाँ पर डी मान लेते हैं, ये है। अब कह रहा है आगे यहाँ पर इस प्रकार है कि ए डी सी। तो इसको यहाँ से हमें मिलाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर बनेगा ए डी सी। मतलब ये जो है किसके बराबर है, यहाँ पर दिया गया है बी ए सी के, बी ए सी। तो यहाँ पर बी ए सी मतलब ये पूरे के बराबर है। समझ में आया आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, ये पूरा एंगल इस एंगल के यहाँ पर बराबर है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, यहाँ पर लिखेंगे एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें एंगल ए डी सी बराबर है किसके, बी ए सी के, एंगल बी ए सी। और हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, इसको लिख लीजिए। लिखेंगे सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है उसको लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सी ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे सी बी क्रॉस सी डी। ये हो गया, हमें इसको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये समझिए। तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज लेना होगा, उसको समरूप दिखाना होगा, और उसके बाद यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि समरूप यहाँ पर इसलिए दिखाएंगे क्योंकि उसमें भुजाएं क्या हो जाएंगी, अनुपातिक, और ये उसी रूप में ये दिया गया है। तो चलिए इसमें हमें कौन सा त्रिभुज लेना है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी ए है, तो यहाँ पर देखिए सी ए ये हो गया, और यहाँ पर सी बी ये हो गया, और सी डी कौन सा है यहाँ पर, ये सी डी यहाँ पर ये इतना हो गया। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज कौन सा लेना है ये समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, तो ए पी सी लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा देखिए ए यहाँ पर ये एंगल ये इतना बराबर है किसके, इसके। तो यहाँ पर इसको पहले लिखें तो इसको भी हम पहले लिखेंगे, लिखेंगे डी। और यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर देखिए ये डी बराबर हो गया किसके, यहाँ पर ए सी। तो यहाँ पर हम कौन सा त्रिभुज लिए हैं, यहाँ पर त्रिभुज डी ए सी। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ए सी में क्यों ऐसा किए हैं, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए बराबर है किसके, एंगल डी के। तो ए और डी बराबर हैं, तो यहाँ पर ए और डी को साथ में लिखे हैं, मतलब पहले ये लिखा है तो पहले ये लिखा है। और यहाँ पर देखिए सी लास्ट में है तो सी लास्ट में लिखे हैं बी, और यहाँ पर ए। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम समरूप दिखा देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, और यहाँ पर ये इसके बराबर। तो इस टाइप से आपको लिखना होता है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए सी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा त्रिभुज है, ए डी।
तो यहाँ पर देखिए AD इसमें है, AD इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है तो हम नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एंगल तो पता है, तो यहाँ पर हम एंगल दिखाएंगे। पहले लिखेंगे BAC बराबर है किसके, तो यहाँ पर ADC के बराबर है, तो लिखेंगे ADC। ये क्या है, यहाँ पर ये दिया गया है पहले से, ये हो गया। अब हमें एक और एंगल दिखाना है, तो कौन सा एंगल दिखाएंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये C है, ये भी C है, मतलब कि कहीं न कहीं ये जो यहाँ पर ये एंगल है ये उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में। तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल C इक्वल टू एंगल C, तो यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ। यहाँ पर आपको साइड में लिख देना है रीजन, मतलब क्यों यहाँ पर बराबर हम दिखा रहे हैं। ये उतना हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DAC के। अब देखिए यहाँ पर ये इसके समरूप है। जब त्रिभुज समरूप होता है तो वहाँ पर क्या होता है, भुजाएं अनुपातिक होती हैं, ये आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या लाना है, ये देखिए हमें CA स्क्वायर लाना है। तो CA यहाँ पर देखिए C के बाद A है, तो यहाँ पर लिखेंगे CA, ये इतना हो गया। उसी टाइप से यहाँ पर भी हम लिखेंगे। देखिए C के बाद A लिखे हैं, उसके बाद यहाँ पर इसको हम लिखेंगे C/D इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए हमें CA स्क्वायर यहाँ पर मतलब 2 बार CA होगा, तो कहीं न कहीं अगर CA यहाँ पर हम लिख देंगे तो यहाँ पर CA और यहाँ पर CA मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है ये समझिए, CA है तो यहाँ पर हमें CA लिखना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये समझिए, क्योंकि ये इससे गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर CA स्क्वायर बन जाएगा, ये आपको ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर ये इतना हो गया, तो हम क्या लिखें, इसको बाद में लिखे हैं, मतलब कि CA लिखे हैं, तो इसी टाइप से इसको भी लिखना है CB, ये हो गया। आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं जो हम लिखे हैं, ठीक है। इसको इधर गुणा कर दीजिए, CA स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर CB लिखेंगे क्रॉस CD, ये हो गया। तो यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो चुका है। आपको इसको ध्यान में देकर यहाँ पर लिखना होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लिख देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ता है कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर माध्य दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसमें फ्रेंड्स माध्यक है लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम माध्यक यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, माध्यक यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, आप कहेंगे वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक में क्या होता है, वर्ग अंतराल, बारंबारता और यहाँ पर संचयी बारंबारता होता है। तो देखिए फ्रेंड्स संचयी बारंबारता हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो यहाँ पर ये लिखा है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब यहाँ पर लिखना है यहाँ पर 14 और उसके बाद इसको हमें ऐड करते चलना है। तो यहाँ पर 56 और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 56 4 60 10 70 ये हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब इसको हमें ऐड करना है, तो यहाँ पर 130 और 70 200 और यहाँ पर हो जाएगा 216। आप लोग अपने तरीके से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे तो 74 6 80 10 90, तो यहाँ पर 290 हो जाएगा। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें अगर हम 10 और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 300 और यहाँ पर 352 हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 52 8 60 40 100, मतलब कि यहाँ पर 400 हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब आप देखेंगे कि इसको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 400 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला है, यन आपको 400 मिल गया है। तो चलिए आगे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा-सा समझना है फ्रेंड्स, यहीं पर हम आपको बता देते हैं। वैसे यहाँ पर लिखना नहीं था लेकिन लिख दे रहे हैं। चलिए 400 हो गया, लेकिन हमें n/2 देखना होता है, तो यहाँ पर 200 आ गया है, ठीक है। तो n/2 कितना आया है, 200 आया है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमें इससे बड़ी संख्या नहीं लेना है। तो 216 ये है, तो इससे छोटी संख्या यहाँ पर ये है, तो इसको हम क्या करते हैं, CF मानते हैं। और यहाँ पर जिसको हम CF माने हैं उससे यहाँ पर इस साइड आएँगे, तो यहाँ से ये है तो एक नीचे आएँगे, मतलब इसी के सामने
से एक नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा यफ हो जाएगा, ये हो गया। जिसको यफ माने हैं उसी के सीधे में ऐसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे यल इक्वल टू यहाँ पर 30 और एच इक्वल टू यहाँ पर 5। यल मतलब यहाँ पर निम्न सीमा हो जाएगा, तो निम्न सीमा कितना है यहाँ पर 30 है और यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर 5 है, ठीक है। ये इतना आपको यहाँ पर समझना है। इसको हम क्या करते हैं यच से लिखते हैं, यच इक्वल टू यहाँ पर 5। तो हमें मिल चुका है सी एफ यफ और यहाँ पे यल एच n/2 सब मिल चुका है। तो अब हमारा फार्मूला क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स माध्यक आपको ज्ञात करना है तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो जब तक आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फार्मूले को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक इक्वल टू यहाँ पर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये हो गया, ठीक है। ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर यल कितना है 30 है प्लस और यहाँ पर n/2 कितना है 200 है माइनस सी एफ और एफ हमें यहाँ पर लिखना है, एच कितना है 5 है। तो सी एफ और एफ देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 130 है और यहाँ पर 86, ये इतना दिया गया है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 30 प्लस 200 में से 130 जाएगा तो यहाँ पर 70 बचेगा और यहाँ पर 86 ये है इंटू 5, ये इतना हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 2 चौक 8, 2 3 6, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 5 को 5 से गुणा करें तो 25 का 5 हो जाएगा, हासिल आया 2। अब यहाँ पर 5 3 15 2 17 बट्टे में यहाँ पर लिखेंगे 43, इतना हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे गुणा नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। 30 प्लस अब इसको इससे भाग कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 160 और यहाँ पर 3 चौक 12 तो यहाँ पर 72। तो कुल मिलाकर ये 4 बार जाएगा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 3 0। तो 1 मिनट फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं साइड में ही। 175 हो जाएगा और यहाँ पर 43। तो इसको 4 बार लेकर जाएंगे तो 4 3 12 का 2 और 4 चौक 16 1 17। तो यहाँ पर 3 आ चुका है, ये इतना आया। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तब भी नहीं जा रहा है तो 1 0 और बढ़ा दीजिए। तो 4 सत्ते 28 मतलब कि 280 और यहाँ पर 3 सत्ते 21 7 बार जाएगा 0 7, ये हो गया। अब देखिए इसको आप ऐड कर लीजिए 30 और यहाँ पर 4 तो लिखेंगे 34.07, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। माध्यक कितना आया है 34.07। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो फ्रेंड्स ये प्रायिकता का क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी मतलब 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा और इसका आपको 2 नंबर मिलेगा, दोनों सॉल्व करेंगे तो 4 नंबर, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कह रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम पासे पर अंकित संख्याएं, पासे पर अंकित संख्याएं क्या क्या होती हैं संख्याएं, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, इतना ही तो होता है। देखिए चाहे डॉट मान लीजिए, डॉट 2 डॉट 3 डॉट ऐसे रहता है ना, तो 1 2 3 ऐसे, उसी को यहाँ पर ये इस टाइप से लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, तो आप कहेंगे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 5, ये हो गया। तो लिखेंगे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, संख्याएं आने की प्रायिकता।
तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या होता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर चलिए फार्मूला ही लिख देते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये इतना हो गया। अनुकूल परिणामों की संख्या में क्या लिखेंगे? तो देखिए 1 2 3 3 हो गया। अब यहाँ पर कुल परिणाम तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 है, तो इसको कैंसिल करिए तो 1/2। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ये हम सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे सेकंड में 2 तथा 6 के बीच स्थित संख्याओं की प्रायिकता तो यहाँ पर देखिए 2 और 6 के बीच में स्थित संख्याएं कितनी होंगी? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ सकते हैं ऐसे। देखिए 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इतना ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 है, कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं, तो बटे में कितना लिखेंगे? 6, तो 1/2, तो 1/2 लिखेंगे और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी फ्रेंड्स 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं तो 20 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। मतलब 20 नंबर कंफर्म होने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, इसमें से हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाए। इसी टाइप से जब आप सभी सेट को सॉल्व कर लेंगे तो समझ लीजिए आपका यहाँ पर ये 20 नंबर पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसी तरह आप लोग एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।